नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी दिल्ली की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अब दिल्ली में चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां निकाय चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। रायपुर में कांग्रेस की नामांकन रैली रद्द हो गई है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां भोपाल में काली कमाई के धनकुबेर और पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया है। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बागपत में एक हादसा हो गया है, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अब दिल्ली में चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। 28 जनवरी को राहुल गांधी ने पटपड़गंज और ओखला में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम तय किया है। बता दें कि इन रैलियों से पहले उन्होंने दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान राहुल गांधी ने मंदिर में श्रद्धा से दर्शन किए और वंचित वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। फिर वाल्मीकि मंदिर से निकलने के बाद राहुल गांधी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने दलित बस्ती में महिलाओं से मुलाकात की और उनके मुद्दे पर संवाद किया। ये कदम राहुल गांधी के जमीनी स्तर पर राजनीति करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वो चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये संवाद दलित समुदाय के अधिकारों और उनकी चुनौतियों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अहम माना जा रहा है। पड़पड़गंज सीट पर इस बार चुनावी दंगल काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। इस सीट से कांग्रेस ने अपने सीनियर नेता अनिल चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। तो देखिए, इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 3 बार जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उन्हें जंगीपुरा सीट से टिकट दिया गया है, जिससे पटपड़गंज सीट पर और भी दिलचस्प मुकाबला बन गया है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, जिस तरीके से आज राहुल गांधी भी दौरे पर हैं, गृह मंत्री भी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी, आज क्या लगता है कितना अहम ये दिन माना जाए, क्योंकि तीनों ही राजनीतिक और दिग्गज नेता आज चुनावी दौरे पर हैं? राहुल गांधी की अपने मन से प्रचार करने निकलते हैं। शुरू में उन्होंने 3 सभाएं कैंसिल कर दी, कल वो मध्य प्रदेश गए थे, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो योगदान है पूरे देश की राजनीति में, जैसे आपने देखा होगा आज भी उनकी 3 जनसभाएं हैं दिल्ली में, तो दिल्ली को और भारत को ये मालूम है कि योगी के विचार और आचार कैसे हैं। मुझे लगता है अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का और भाजपा की जीत का मार्ग प्रकट करेंगे और भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी दिल्ली में। मनीष जी, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है, आप, कांग्रेस और भाजपा। क्या लगता है आपको, कितना कड़ा ये मुकाबला देखा जाए, किसका दबदबा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जैसे त्रिकोणीय मुकाबला जब कभी होगा उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को होगा और भाजपा को उसका फायदा होगा। इस बार ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पिछली बार भी अगर आप उसकी कुल जीत देखें तो बहुत सी सीटों पे 5,000 10,000 का मार्जिन बना के 1.5 लाख वोट ऐसे थे जो निर्णायक वोट थे। इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जनाधार जो लोकसभा के चुनाव में भी दिल्ली में बढ़ा था और विधानसभा चुनाव में भी वो 12 से 15 सीटों पे बहुत अच्छे ढंग से लड़ रहे हैं। तो अगर उनके कैंडिडेट 10,000 वोट के आसपास भी पहुंचते तो इसका लाभ, त्रिकोणीय मुकाबले का लाभ सारा का सारा भाजपा को मिलेगा और उनकी सीटें काफी बढ़ेंगी। इसी वजह से केजरीवाल जी की स्थिति इस बार अच्छी नहीं लग रही। पड़पड़गंज सीट का आप जिक्र कर रही थी, तो मनीष सिसोदिया जी को वो सीट बदलनी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे उनको अपनी निश्चित हार दिख रही थी। लेकिन जिस सीट पे वो लड़ने गए वहां पे भी कांग्रेस का मुस्लिम प्रत्याशी बड़ी मजबूती से लड़ रहा है और अगर वो 10-12 वोट 1000 वोट भी लाते हैं तो मनीष सिसोदिया जी वहां भी हार जाएंगे।
दिल्ली के चुनावों की दिलचस्प बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष कैंडिडेट हैं, जैसे आतिशी है, केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, इनकी अपनी अपनी सीट भी इस समय जो है संकट में है। अपनी सीटें भी लाएंगे। जी, लेकिन मनीष जी, अगर हम 2020 की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और भाजपा को केवल 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। तो क्या लगता है कि इस बार वाकई जो पहले का मुकाबला है और ज्यादा दिलचस्प होगा, या पहले की तरह कायम रहेगी ये आम आदमी पार्टी? 2030 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। इस बार के चुनाव में आप देखें तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी के साथ। उनके आधे कैबिनेट जो है जेल जा चुकी है, उनके शीर्ष नेता जेल पे हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा इन चुनावों में कि इस बार का चुनाव जो है वो जनता का मैंडेट भ्रष्टाचार के विरोध में, जो आम आदमी पार्टी ने आने के बाद दिल्ली का विकास नहीं करा, रोड और नालियों की स्थिति है, वो जवाब उन्हें जनता को देना पड़ेगा। इस बार वो ये कह के नहीं छूट पाएंगे कि एमसीडी भाजपा के पास है, इस वजह से हम ये काम नहीं कर पाए। चौतरफा वो घिरे हुए हैं। मनीष जी, इससे पहले भी राहुल गांधी एक बार यहाँ पर चुनावी दौरा कर चुके हैं। हालांकि एक बार और इन्हें मौका दिया गया था, लेकिन शायद तबीयत खराब होने की वजह से आ नहीं पाए थे। अब इनका ये दूसरा चुनावी दौरा है और अब सीधा दलितों से जमीनी स्तर पर उतरकर ये संवाद कर रहे हैं। क्या लगता है उनका ये इस तरीके से जो उनका संवाद सामने आ रहा है, कितना कांग्रेस को लाभ पहुंचा सकता है? देखिए, कांग्रेस ने जब अपने लोकसभा चुनाव की एनालिसिस करी है तो उन्हें ये दिखा है भारत में कि 5 से 6% दलित वोटर उनके पास वापस लौटा है और मुस्लिमों का जनाधार जो उनकी तरफ से रीजनल पार्टीज में खिसक गया था वो वापस आना शुरू हुआ है। यही समस्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हो रही है, क्योंकि जो मुस्लिमों और दलित का वोट आम आदमी पार्टी को मिलता था वो कांग्रेस के अच्छे से चुनाव लड़ने के कारण अब कांग्रेस के प्रति आकर्षित हो रहा है और जब वो वोट कांग्रेस को मिलेगा तो आम आदमी पार्टी का वही वोट घटेगा और ये फायदा तीसरी पार्टी को होता है। कांग्रेस दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है और कांग्रेस अभी पंजाब में अपनी स्थिति काफी अच्छी करके आई है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट। तो आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देख रहा है, खासकर देश की राजनीति में, क्योंकि वो वोटर ये समझ गया है कि आम आदमी पार्टी या रीजनल पार्टी हमें देश में प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती। तो जब तक हम कांग्रेस को मजबूत नहीं करेंगे तब तक बीजेपी का कोई विकल्प तैयार नहीं होगा। इसीलिए इस बार राहुल गांधी जी ने जो पहली रैली करी थी वो मुस्लिम बहुल इलाके में करी थी और अब वो दलित बहुल इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना टारगेट वोटर मालूम है कि कहां से कांग्रेस को वोट मिलने की संभावना है और ये वोटिंग पैटर्न वो 2024 के चुनाव में देख चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारी हमें देने के लिए। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। रायपुर में कांग्रेस की नामांकन रैली रद्द हो गई है। मेयर प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने बिना रैली के नामांकन फॉर्म भरा है। वहीं दुर्ग में गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में मेयर प्रत्याशी अलका बागमान ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान विजय शर्मा ने कहा कि हम 10 निकाय जीत रहे हैं। वहीं रायपुर में भाजपा की मेयर पद की उम्मीदवार मीनल चौबे और 70 वार्ड के पार्षद प्रत्याशी एक साथ नामांकन देने जाएंगे और रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और दुर्ग में भी भाजपा कांग्रेस के बड़े नेता रैलियों में शामिल होंगे। नामांकन दाखिल करने के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल, रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे और पूर्व निगम सभापति प्रमोद दुबे भी मौजूद रहे। इसके पहले कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस भवन गांधी मैदान से रैली निकालने की योजना थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता प्रवींस मनहर जुड़ चुके हैं। प्रवींस, ये जो नामांकन रैली रद्द की गई है, सबसे पहले तो इसकी वजह बताइए, ये रद्द क्यों की गई है? देखिए, जिस तरीके से आपको बता दूं कि जब से महापौर के नामों का घोषणा हुआ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या चाहे कांग्रेस में हो, महापौर के साथ साथ अध्यक्षों के नाम का घोषणा हुआ और महापौर के साथ साथ जिस तरीके से अध्यक्ष के साथ पार्षदों के नाम की घोषणा जैसे ही हुआ, दोनों पार्टियों में खलबली मच गई और अंतरकलह दोनों पार्टियों का सामने आने लगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो या फिर कांग्रेस की बात करें तो। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में जिस महापौर और अध्यक्षों का नाम की घोषणा हुई, वैसे ही कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो राजीव भवन प्रदेश कार्यालय जो कांग्रेस का है वहां पहुंचकर
बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए। कांग्रेस के बड़े नेताओं पर पैसा लेकर टिकट देने के आरोप लगाए। वैसे नहीं, उनके कई तरह के वीडियो जो है वो वायरल होने लगे। जो अंतर कला है वो कहीं ना कहीं बाहर आते दिखा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी है वो बनी रही। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जिस तरीके से आज नामांकन का अंतिम दिन हुआ, दोनों पार्टियों में अपने दमखम के साथ जो है नामांकन रैली भरना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की जो नामांकन वो कर दिया गया। हालांकि इस कैंसल की वजह क्या रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों जो है कांग्रेस जो है अपने दमखम में दिखाने में कहीं ना कहीं कसर छोड़ती हुई नजर आई। हालांकि अगर हम बात करें तो डिप्टी प्रमुख दुबे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, महापौर के प्रत्याशी हैं रायपुर नगर निगम के। उन्होंने अपने पति के साथ महापौर जो पूर्व में रहे हैं प्रमोद दुबे, उन दोनों ने जो है राजीव भवन से स्कूटी में नामांकन दाखिल करने जो है कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और कलेक्टर ऑफिस में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। हालांकि उनके समर्थन में जिस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी रहे और कांग्रेस के कुछ चुनिंदा जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे। लेकिन जिस तरीके से हम अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की जो मिन्नल चौबे हैं, जो मेयर के प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, वो अपने 70 वार्डों के पार्षद के साथ साथ हजारों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ पहुंचे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंत्री राम विचार नेताम उनके साथ रहे, सांसद मोहन अग्रवाल उनके साथ रहे, विधायक उनके साथ रहे, जिस तरीके से तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी लेकिन के। प्रवीण से इस दौरान विजय शर्मा ने 10 निकाय जीतने का दावा किया है। किस बिना पे उन्होंने यह दावा किया और उनके दावे में कितना दम यहाँ पर देखा जाए? देखिए, अगर हम बात करें नगरीय निकाय चुनाव की, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो ताल ठोक रही है चुनाव जीतने को लेकर, वहीं कांग्रेस भी ताल ठोकते हुए नजर आ रही है 10 निकाय निगम है उसको जीतने को लेकर। लेकिन लगातार अगर हम 3 बार की जो चुनाव है उसको देखें तो कहीं ना कहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होती है। नगरीय निकाय चुनाव पे जो है जीत हासिल करने में हमेशा से जो है कांग्रेस इस पर जो है कब्जा जमाया हुआ है। और जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव पे उनको जो है सफलता मिलती है। लेकिन जिस तरीके से विजय शर्मा का बयान आया है, कहीं ना कहीं इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयारी थी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। तमाम तरह के बैठकें शुरू कर दी गई थी। तमाम तरह के जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा था कि किस तरीके से फील्डिंग किया जाएगा इस बार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, किस तरीके से काम करना होगा। तमाम चीजों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पहले से ही जो है रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। और आपने जिस तरीके से कहा विजय शर्मा का बयान आया है, निश्चित तौर पे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 10 निकाय छत्तीसगढ़ में जीत रही है। लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि कितने सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल पाती है और कांग्रेस को जीत मिल पाती है। लेकिन क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है और अब कहीं ना कहीं नाम वापसी कि अब रिवायत जो है वो की जाएगी, तो बागियों की अगर स्थिति पूछे तो बागियों की क्या स्थिति है? क्या वो मान जाएंगे या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से मैंने कहा कि जैसे ही नामों का घोषणा हुआ वैसे ही दोनों पार्टियों में बगावत का दौर छिड़ गया, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर इस्तीफा देते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं निर्दलीय लड़ते हुए बहुत से ऐसे जगहों पर जो है निर्दलीय नामांकन किया है। चाहे वो रायपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, कोरबा की बात करें, धमतरी की बात करें, ऐसे तमाम जगहों पर जो नाराज जो कार्यकर्ता हैं वो निर्दलीय पार्षद लड़ते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं अब जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, वो अब उन कार्यकर्ताओं को मनाने में लगा हुआ है। क्योंकि 31 तारीख तक जो है नाम वापसी का समय है। ऐसे में इन 2 दिनों में किस तरीके से कांग्रेस या फिर बीजेपी अपने अपने पार्टी में उनको किस तरीके से फिर से जगह देता है आने वाले जब दोनों पार्टी के प्रत्याशी मैदान पे होंगे, तो उसको लेकर काम कैसे किया जाएगा, तमाम चीजों पर जो है कार्यकर्ताओं से जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां भोपाल में काली कमाई के धन कुबेर और पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया। हालांकि लोकायुक्त पुलिस सौरभ शर्मा को किसी भी वक्त कोर्ट में पेश कर सकती है।
सौरभ शर्मा लोकायुक्त के छापे के बाद से ही फरार था। कल यानी सोमवार को सौरभ शर्मा दोपहर 12 बजे अपने वकील के साथ कोर्ट में आया। उसने सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन दी। जज ने कहा कि आपके पास डायरी नंबर नहीं है। इसे लेकर कोर्ट ने लोकायुक्त की टीम से संपर्क किया। फिर लोकायुक्त की टीम दोपहर 3 बजे कोर्ट आई। उसके बाद पुलिस ने सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कई बड़े राज खोल सकता है। इसी एक्ट में केस कायम है हमारे लोकायुक्त संगठन में। उसकी आज हिरासत में हम लोग, हमारी पुलिस ने लिया है उसे, और बाकी भी हिरासत में लेके पूछताछ जारी है। और जैसे पूछताछ समाप्त होगी उसकी गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटे के अंदर में हम उसे माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। सर, उसके अन्य साथी भी हैं, उनकी कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? जल्दी ही गिरफ्तारी कर लेंगे हम। सर, कहाँ से वकील कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी असंवैधानिक है? भोपाल से गिरफ्तार किया। सर, पेश आज करेंगे कल? MBS देखिए वही बताया मैंने, अभी हिरासत में है, अभी पूछताछ चल रही है। उसकी गिरफ्तारी डालने के बाद 24 घंटे के अंदर में पेश करें। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, 41 दिन के इंतजार के बाद सौरभ शर्मा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हाल का ताजा अपडेट क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर सौरभ को 40 दिन बाद रूबी गिरफ्तार किया गया है और 40 दिनों के इंतजार के बाद लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि कल जो बताया जा रहा है, कल सौरभ शर्मा कोर्ट में आवेदन देने गए थे, जो सरेंडर करना चाहते हैं, उसी के तहत उन्होंने आवेदन भी दिया था। आवेदन देने के बाद आज कोर्ट में जब वो पहुंच रहे थे तो ऐसा उनके वकील ने बताया कि कोर्ट के बाहर से सौरभ शर्मा को लोकायुक्त पुलिस उठाकर ले गई, जो नियम विरुद्ध होता है। इसके साथ साथ ही लोकायुक्त में जब जानकारी मांगी, लोकायुक्त सौरभ शर्मा से पूछताछ चल रही है। सौरभ शर्मा जो कांस्टेबल थे RTO में, और करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति को लेकर के आयकर, ED और लोकायुक्त की टीम लगातार छापेमार कर रही थी। अभी देखिए, सौरभ शर्मा से लगातार पूछताछ की रही है। करंट न्यूज अभी ये है कि सौरभ शर्मा को लोकायुक्त कार्यालय से सीधे 1250 JP हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप होगा। आज बताया जा रहा था कि कोर्ट में भी सौरभ शर्मा को पेश कर सकती है लोकायुक्त, क्योंकि हिरासत में लेने के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। हो सकता है अभी जो 1250 है वहां पर सौरभ शर्मा का मेडिकल हो और मेडिकल के तुरंत बाद कोर्ट में भी उनको हाजिर किया जाए। फिलहाल पूछताछ में क्या निकला है, DG जो है लोकायुक्त के जयदीप प्रसाद, उन्होंने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सिर्फ उन्होंने कहा है कि नियम विरुद्ध कुछ भी नहीं है, और जो वकील ने आरोप लगाए हैं कि खतरा है, तो उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों से सौरभ शर्मा को खतरा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ नया अपडेट इसमें यह है कि चेतन गौर जो सौरभ शर्मा के सहयोगी थे, जिनकी कार में 51 किलो सोना मिला था, और इसके साथ साथ 11 करोड़ रुपए कैश मिला था, जो चेतन गौर की कार थी, उनको भी हिरासत में लिया गया है। उनसे भी ED पूछताछ लगातार कर रही है। तो सौरभ शर्मा और चेतन गौर दोनों ही हिरासत में है, दोनों से ED लोकायुक्त कार्यालय में पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो अब भी करंट में न्यूज है, उनको JP हॉस्पिटल 1250 हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है सौरभ शर्मा को, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप होगा, और उसके बाद हो सकता है कोर्ट में भी पेश करे, या हो सकता है एक बार पूछताछ के लिए फिर से वापस ले जाए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो कोर्ट में पेश करने की कहा जाता है, तो हो सकता है कल सुबह 10 बजे से पहले, 11 बजे से पहले कोर्ट पेश करे, या फिर आज अभी कोर्ट में पेश कर सकते हैं और उनकी रिमांड की मांग की जाएगी, सौरभ शर्मा की रिमांड की मांग की जाएगी। वहीं पर देखिए, साफ तौर पर जो सौरभ शर्मा के वकील है राकेश पाराशर, उनका कहना है कि गलत तरीके से सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ ही चेतन गौर के कल वकील ने भी कहा था कि आवेदन देने पहुंचे थे। तो सौरभ शर्मा वाकई में कल, अगर माना जाए तो कल आवेदन देने पहुंचे थे, और आवेदन देने के बाद कुछ कर भी गए थे। 12 से 1 बजे के करीब दोपहर में ये आवेदन देने पहुंचे थे, उसके बाद निकले थे, और अब जो है वो लोकायुक्त कार्यालय से JP हॉस्पिटल आ रहे हैं। फिलहाल JP हॉस्पिटल में उनके जो उनका चेकअप होगा, उससे पहले लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उनके अन्य सहयोगियों को भी बुलाया जाएगा। बेनामी संपत्ति को लेकर लोकायुक्त पूछताछ करेगी। जिस तरह से RTO विभाग में बड़े 100 करोड़ के करीब का लगभग मामला ये बनता है। अगर देखा जाए तो 19 दिसंबर से ये कार्रवाई शुरू हुई थी। 19 दिसंबर के बाद आयकर की लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा, उसके बाद आयकर की टीम ने छापा मारा, उसके बाद ED की टीम ने छापा मारा, और
आज जब सरेंडर करने के लिए कोर्ट में पहुंच रहे थे सौरभ शर्मा, तब ईडी की टीम ने ठीक है उनको, सत्यम। जो लोकायुक्त की टीम है उन्होंने कोर्ट के बाहर से सौरभ शर्मा को उठाया और पूछताछ के लिए ले गए। पूछताछ में क्या निकल कर सामने आता है, ये आगे आने वाला समय बताएगा, जब एक बार और ठीक है पीसीबी या लोकायुक्त कार्यालय कोई जानकारी निकल कर सामने आती है या कोर्ट में सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चौथी और आखिरी बड़ी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां बागपत में जैन समुदाय के निर्वाण महोत्सव के दौरान हादसा हो गया, जहां 65 फीट ऊंचे मंच की सीढ़ियां टूट गई, जिस वजह से कई श्रद्धालु एक दूसरे पर गिरते चले गए और भगदड़ जैसे हालात हो गए। बता दें कि हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 80 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। वहीं गंभीर घायलों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। स्थानीय लोग खून से लथपथ श्रद्धालुओं को ठेले से अस्पताल पहुंचा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हादसा बागपत शहर से 20 किलोमीटर दूर बड़ौद तहसील में हुआ। महोत्सव में आदिनाथ भगवान को प्रसाद चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां 65 फीट ऊंचा लकड़ी का मंच बना था। उस पर भगवान की 4 से 5 फीट ऊंची प्रतिमा रखी थी। श्रद्धालु भगवान तक पहुंचने के लिए मंचानुमा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। वजन बढ़ने से पूरा मंच नीचे गिर गया। इस हादसे के बाद एक तरफ समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं सीएम योगी ने हादसे को संज्ञान में लेते हुए दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का युद्ध स्तर पर संचालित करने और घायलों को समुचित उपचार देने के लिए दिशा निर्देश दिए। खबर आपको उत्तर प्रदेश के बागपत से बता रहे हैं, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि जैन धर्म के महोत्सव में यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 80 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सबसे पहले तो अभी जो घायल हैं उनकी अवस्था क्या है, उनकी स्थिति क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। रोबी, बिल्कुल आपको बता दूं प्रशांत, आपकी आवाज आपकी प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। जी रोबी, देखिए इस घटना तो खबर आपको उत्तर प्रदेश के बागपत से बता रहे हैं, जहां पर जैन धर्म के जो जैन समाज है उनके समुदाय के निर्वाण महोत्सव के दौरान एक हादसा हुआ है। बता दें कि यहाँ 65 फीट ऊंचे मंच की सीढ़ियां टूट गई, जिस वजह से कई श्रद्धालु एक दूसरे पर गिरते हुए चले गए और भगदड़ जैसे हालात हो गए। बता दें कि हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 80 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। वहीं गंभीर घायलों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। स्थानीय लोग खून से लथपथ श्रद्धालुओं को ठेले से अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं हादसा बागपत शहर से 20 किलोमीटर दूर बड़ौद तहसील में हुआ। महोत्सव में आदिनाथ भगवान को प्रसाद चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां 65 फीट ऊंचा लकड़ी का मंच बनाया गया था। उस पर भगवान की 4 से 5 फीट ऊंची प्रतिमा रखी थी। श्रद्धालु भगवान तक पहुंचने के लिए मचान नुमा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। चलिए प्रशांत की ओर रुख करेंगे, हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या स्थिति है, घायलों की क्या स्थिति है, और जो मौत का आंकड़ा 7 बताया था वो बढ़ा है क्या? और बिल्कुल आपको बता दें कि जो महावीर जयंती और जड़कर लगातार जो है उन्हें श्रद्धालु में आर्थिक तरह का प्रसाद चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान सीढ़ियां टूटने और सीढ़ियां टूटने से हादसा हुआ। अब तक 10 लोगों की मौत होने की खबर है और इसके साथ ही 100 से ज्यादा लोग जो है इसमें घायल हैं, क्योंकि जैसे ही सीढ़ी टूटी वैसे ही भगदड़ मच गई और भगदड़ होने के बाद बहुत से लोग पीछे दब गए, जिनको गंभीर चोटें आई उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। और ये बागपत के बड़ौद थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मामला हुआ है उसको संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। घटना पर उन्होंने दुख जताया और स्थानीय प्रशासन को घटनास्थल पर पहुंचकर जो घायल है उन्हें उचित उपचार वहां प्रदान करने को लेकर घटनास्थल के साथ ही
अस्पतालों में प्रशांत, मौजूद जो रहने को लेकर मृतक है उनके नेताओं के परिवारों को साथ कोई मुआवजे का भी यहाँ पर कोई बात रखी गई है क्या? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से इसमें जो है एक रिपोर्ट मंगाई है। रिपोर्ट के आधार पर जो है यहाँ पर घायलों को जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने को लेकर बात चल रही है। जल्द ही प्रशासन की तरफ से यहाँ पर घायलों की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना भेजी जाएगी। उसके बाद जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वही मृतकों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करने लेकिन को प्रशांत, एक सवाल यहाँ पर और है, कार्रवाई समाजवादी पार्टी जो है वो लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रही है सरकार पर। देखिए, जिस तरीके से कार्यक्रम में जो अनुमति दी गई थी उसके साथ वहाँ कार्यक्रम चल रहा था। हालांकि क्योंकि जब धर्म का मामला होता है तो ऐसे में प्रशासन कहीं ना कहीं शिथिल पड़ जाता है, क्योंकि धार्मिक आस्थाएं आहत ना हो और धार्मिक आस्थाओं को लेकर कहीं भी किसी प्रकार का माहौल गर्म ना हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों में थोड़ी बहुत विनम्रता रहती है। और विनम्रता के कारण कहीं ना कहीं ये जो वहाँ भीड़ बढ़ी और भीड़ बढ़ने के कारण वहाँ सीढ़ियां टूट गई, सीढ़ियां टूटने से लोग घायल हुए हैं और कई लोग मृतक हो गए हैं। इसको लेकर जो है स्थानीय प्रशासन ने हालांकि शीर्ष अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट भेजी है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से उसकी रिपोर्ट मांगी गई है, उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की खबर से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।